कृषि विज्ञान केंद्र सरैया से आए हुए हमारे वैज्ञानिक जी किसानों को खरीफ महाअभियान में प्रखंड मीनापुर में बता रहे हैं। कृषि पदाधिकारी एवं कर्मचारी साथ ही दूर दराज से आए हुए हमारे बंधु, आप सबों को मेरा नमस्कार। एक दिवसीय किसानों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। खरीफ में उगाए जाने वाले विभिन्न फसलों के विषय में जानकारी एवं हमारे सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, इन सारी विषयों पर जानकारी देने के लिए हम सब लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हुए हैं। सभी लोग जानते हैं कि खरीफ का समय आ गया है। हम उसकी तैयारी करने के लिए अपने कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिए हैं, लेकिन सभी कार्यक्रम, खासकर कृषि का कार्यक्रम जो कुछ भी है वो पूर्णतया हमारे मौसम पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है। हम सब करते हैं प्रयास, कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश में हमेशा प्रकृति का योगदान या सहयोग या असहयोग रहता है। उसी पर हमारा कृषि निर्भर करता है। आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हम सब लोग एक विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में बदलाव आ रहा है। प्रकृति किस तरह से बदल रहा है, शायद हमारे बीच बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे दूर-दराज लोग उसकी अनुभूति अच्छे से कर रहे होंगे कि किसी समय हम सब लोग अगर वर्षा ऋतु प्रारंभ होने की बात होती थी कि वर्षा प्रारंभ होता था, वर्षा कई दिनों तक चलती थी। ऐसे मानसून का सीजन तो कहा जाता था, कम से कम 4 से 5 महीना होती थी, लेकिन अब वर्षा वो 4 से 5 महीनों का मानसून नहीं रहा। वर्षा का दर्शन होना मुश्किल हो रहा है। अगर वर्षा कहीं इस मीनापुर ब्लॉक में ही, प्रखंड में किसी पंचायत में वर्षा हुई, किसी पंचायत में वर्षा नहीं होती है। और बचपन में जब हम लोग थे तो उस समय वर्षा प्रारंभ होता था तो हम जरूर एक जूता खरीदते थे, चप्पल खरीदते थे, बरसाती चप्पल जिसको कहते थे। लेकिन आज हमारे न बच्चे की जरूरत है, न आपको जरूरत है, न हमारे बुजुर्ग की जरूरत है कि वर्षा ऋतु आ रहा है, हमें बरसाती चप्पल चाहिए या जूता चप्पल, छाता चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा अनुभूति हो रही है या नहीं कि वर्षा अब वो वर्षा नहीं हो रही जो पहले होती थी? ये वर्षा क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? प्रकृति के साथ कहीं न कहीं हम सब लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम उसको प्रदूषित कर रहे हैं, वातावरण को, जिसके कारण से वर्षा नहीं हो रही है। हमारे पास जो वन भूमि होना चाहिए वो वन भूमि नहीं रहा, उस अनुसार से वर्षा नहीं हो रही है। प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया है जिसके कारण से भी वर्षा नहीं हो रही है। तो इस कारण से प्रकृति में जो हो रहे बदलाव के कारण हमें भी अपने आप को बदलने की जरूरत है। तो प्रकृति में जो बदलाव हो रहा है, इसीलिए आज सरकार कह रही है कि जलवायु अनुकूल कृषि होनी चाहिए। जलवायु अनुकूल जो बदलाव हो रहा है, जो पहले कृषि की पद्धति के अनुसार चल रहे थे, वो पद्धति को ही नहीं अपनाना है, बल्कि प्रकृति में हो रहे बदलाव के अनुसार हमें अपने आप कृषि कार्यक्रम में भी बदलने की जरूरत है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज श्री अनाज की चर्चा करते हैं। श्री अनाज, जिसको हम लोग पुराने जमाने में नकली अनाज कहते थे। हम पुराने जमाने में कहते थे कि गरीबों का भोजन है, लेकिन आज वो गरीबों का भोजन नहीं रह गया, अमीरों का भोजन हो गया है, क्योंकि वो अनाज की कीमत बढ़ गई है और हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो उतना ही उपयोगी था। आज हम श्री अनाज की चर्चा क्यों करते हैं, क्यों हम आपको प्रोत्साहित करते हैं? हो सकता है स्कीम के माध्यम से भी आया होगा कि श्री अनाज का अधिक वितरण हो सके, हम किसानों को दे सके, हम उससे रूबरू करें। क्यों? क्योंकि प्रकृति में बदलाव हो रहा है और हम प्रदूषित हो चुके हैं, मेरा वातावरण प्रदूषित हो चुका है और हम अंधाधुंध रासायनिक खाद उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। सिंचाई के लिए जो मुझे जल की जरूरत है वो जल घटता जा रहा है। जल जिस तरह से घटता जा रहा है, आप एहसास कर रहे हैं कि हमारे चापाकल में पानी नहीं मिल पा रही, हमें पीने के लिए नहीं मिल पा रही है, हम सिंचाई करने के लिए कहाँ से पानी लाएंगे? तो श्री अनाज
जो मोटे अनाज बनाते थे उसमें निश्चित रूप से पुराने समय लोग लगा देते थे, कभी सिंचाई करने की जरूरत नहीं महसूस करते थे, या उसको जल का कम जरूरत पड़ता है, कम फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, कम उसे भोजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम उसको प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी उसको करें, और आज उसकी कीमत हमारे जो भी अनाज उत्पादन करते हैं, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे मक्का हो, उससे उसकी कीमत ज़्यादा है। लेकिन हम विरासत के रूप में पहले करते थे, लेकिन आज हम छोड़ चुके हैं। हमको पुनः अपने प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, उस पीछे की ओर लौटना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। प्राकृतिक खेती हम क्यों बात कर रहे हैं? क्या जरूरत हो गई है प्राकृतिक खेती करने के लिए? सरकार इस पर ध्यान दे रही है, सरकार इसके लिए सब्सिडी दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है लोगों को कि आप प्राकृतिक खेती भी करें। आप जो भी भाग पर जितना खेती करते हैं अपने अनुसार करें, लेकिन अपने भूभाग पर छोटे से ही भाग पर प्राकृतिक खेती करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ये भाई प्राकृतिक खेती है क्या? कोई आदमी बता सकते हैं कि प्राकृतिक खेती है क्या? कोई है आप सब में जो बता सके कि प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती यह है कि प्राकृतिक संसाधनों सर आप आए हैं, आप बताइए। कोई भी रासायनिक या आर्टिफिशियल या कंपनी के द्वारा या किसी इंडस्ट्री के द्वारा बनाया हुआ चीज का उपयोग नहीं कर, प्रकृति में प्रदत्त जो भी संसाधन है उसी का उपयोग कर हम कोई भी उत्पादन ले सकें, वही प्राकृतिक खेती है। हम आपसे पूछते हैं कि जो कुछ भी आप रासायनिक खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, एक तो आप मनमाना उसकी जरूरत से ज़्यादा, खेतों की मांग से ज़्यादा हम उसको उपयोग करते हैं। अगर वो उपयोग करते हैं, इसके कारण से क्या हो रहा है? हमारी जमीन प्रदूषित हो रही है। हमारी जमीन प्रदूषित हो गई है। जमीन में जो उत्पादन अनाज हो रहा है वो अनाज भी प्रदूषित हो गया है, और इसके कारण से हमारा जल भी प्रदूषित हो गया है, और उसके कारण हमारे जलवायु भी प्रदूषित हो गया है। जिस तरह से हम अंधाधुंध रासायनिक खाद उर्वरक का अधिक का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से मेरा जल, मेरा जमीन, मेरा जलवायु और इन तीनों के द्वारा उत्पादित अनाज, मेरा जीवन भी अस्वस्थ हो गया है, प्रदूषित हो गया है। हमारा जीवन कैसे अस्वस्थ हो गया है? मेरा स्वास्थ्य कैसे खराब हो गया है? हम सब बैठे हैं, सभी किसी न किसी उस प्रदूषण के कारण हम प्रदूषित हैं। कैसे हैं? किसी को गैस बन रहा है, किसी को केस घेर रहा है, किसी को बाल पक गया है, किसी को डायबिटीज हो गया है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है। ये सब उसी प्रदूषण का ही वजह है, जिसके कारण से हम बीमार हो गए। इसलिए सरकार भी प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने की बात कर रही है, इसीलिए श्री अनाज की खेती की बात कर रही है, और इसीलिए जलवायु अनुकूल खेती करने की भी बात की जा रही है कि आप अपने आप को बदलाव लाइए, तभी आपकी कृषि संतुलित हो पाएगा, आगे तक ले जाएंगे। नहीं तो आपकी जमीन बन जाएगा, उपजाऊ बन जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा। जो जमीन से आप उत्पादन ले रहे हैं, आने वाले आपके जनरेशन, आपके बच्चे उस जमीन से किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं ले पाएंगे, ये निश्चित है। और कैसे निश्चित है? ये जल की बात करते हैं, ये जल तो आप इसका प्रकोप देख रहे हैं कि जल जैसे ही मई जून शुरू होता है, हमारे पंप से पानी धीरे धीरे गायब हो जाती है। लेकिन इतना एहसास आपको नहीं हो रहा है कि आने वाला भविष्य भी ऐसा ही रहेगा, चल जाएगा, जिंदगी कट जाएगी, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर इसका एहसास करना है तो कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक जो उपलब्ध जल आपके लिए उपलब्ध है उपयोग करने के लिए, वो नीचे चली जा रही है। आज फिर भी हम बिहार के रहने के कारण,
बिहार की प्रकृति अच्छी होने के कारण, यहाँ की जमीन अच्छी होने के कारण, जल की जो गुणवत्ता है वो अच्छी रहने के कारण, और जल की जो उपलब्धता है वो अच्छी है अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। इसीलिए हम अभी 40 से 50 फीट पे हम जल लेने में सक्षम हैं। पता नहीं मीनापुर में कितना, इसमें यहाँ को और आसानी से पानी मिल जा रहा होगा। 20-25 फीट में मिल रहा है। देखिए यहाँ इसी हमारे बिहार प्रदेश में कहीं 70 फीट चल रहा है, कहीं 80 फीट चल रहा है, कहीं 60 फीट चल रहा है, यहाँ 25 फीट चल रहा है। लेकिन ये जल का जिस तरह से हम दोहन कर रहे हैं, जिस प्रकार से उसका हम उपयोग कर रहे हैं, वो जल आपके 25 फीट पर नहीं मिलेगा, वो आपको 200 फीट पर, 400 फीट पर चला जाएगा और विगत 10 वर्षों में ये चला जाएगा। ये निश्चित मान के चलिए। जिस तरह से आपके गांव के तालाब, नाले, नहर ये सारे सूखते नजर आ रहे हैं। किसी गांव में अब तालाब दिखता है जिसमें जल हो? शायद मीनापुर में दिखता होगा। ये भी कहना नहीं है, लेकिन हम लोग अब दिखते नहीं है। जहाँ हम बचपन में अपने तालाब के आसपास खेलते थे, अब वो सभी तालाब सूख चुके हैं। किसी भी प्रकार से हम आप बात किसी के भी डाल रहे हैं, वो अलग बात है। मेरा कहने का मतलब में एहसास बनाने की बात है। वो तालाब सूख गया है, वो नदी नहर सूख रहा है, और इसका एहसास करना है तो आप पंजाब में जाके देखें, जहाँ जल प्रचुर मात्रा में मिलता था। हरित क्रांति का वो एक तरह से कंधा देने वाला वो राज्य है। कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा पूरे देश को खिलाने की क्षमता रखता था और उतना ही उत्पादन गेहूं और धान करता था। आज पता है कि वहाँ जल निकालने के लिए उनको कितनी फीट जानी पड़ती है अंदर? कोई आदमी कह सकते हैं हम 25 फीट पर निकाल रहे हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा में कहाँ, तो वो 300 फीट नीचे जाते हैं, 400 फीट नीचे जाते हैं, तब जल का निकास करते हैं, तब उत्पादन कर पा रहे हैं। और बिना समरसेबुल पंप का नहीं। तो मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम भी जल का उपयोग या दुरुपयोग अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार करें। हम क्या कर रहे हैं? अभी कहा जाता है कि धान की खेती जो खरीफ फसल में 1 केजी धान का अगर उत्पादन करना हो तो करीब 2500 से 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है 1 केजी धान का उत्पादन करने के लिए। कहने का मतलब उसके लिए कितनी पानी की जरूरत पड़ती है और पानी कितनी अहमियत रखता है। ये भी कहा जाता है कि अगर अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। 2500 से 5000 लीटर 1 केजी धान के उत्पादन के लिए जरूरत पड़ती है। और मेरा पूरा प्रमाण जल से भरा है। 3 फुट चौथाई जल ही जल है। फिर भी आप इस मन से कह रहे हैं कि जल की क्या अहमियत है। जल का एहसास कीजिए। आने वाला कोई अगर युद्ध होगा तो जल के लिए होगा। इसकी कीमत दूध से कीमत से ज्यादा होगी। अब एहसास तो कीजिए ना। हम इस बोतल को खरीदते हैं, बाजार में जाते हैं, 20 रुपया से 30 रुपया। अगर अच्छे होटल में बैठ रहे हैं तो 50 रुपया ले लेता है। दूध की कीमत भी उतनी नहीं मिल पा रही है। तो जल की कितनी कीमत है इसका एहसास कीजिए। और कहा जा रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में 3/4 से ज्यादा जल ही जल है। तो फिर जल के लिए हाहाकार किस बात की है? हम जल के लिए इतना परेशान क्यों हैं? आप हम इस मन से ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं कि जल के लिए आप सतर्क हों? क्योंकि 3/4 जो जल है पूरे ब्रह्मांड में, उसमें से मात्र 2% ही जल का हम उपयोग करने में सक्षम है। बाकी वो जल मेरे लिए अनुपयोगी है। मात्र 2%। उस 2% में भी 1 से 1.25% ही केवल कृषि के लिए उपयोगी है। कृषि में हम उपयोग कर रहे हैं। अब समझ जाइए। देखिएगा तो इंडिया के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। पूरे विश्व में पानी ही पानी है। फिर भी हम पानी के लिए है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हम उपयोग नहीं कर सकते। हम कहाँ इस जल का दुरुपयोग करते हैं, ये हम आपको एहसास कराना चाहेंगे कि आप खेतों में जाते हैं सिंचाई करने के लिए। सिंचाई
सिंचाई तो करते हैं, चाहे धान का हो, चाहे मक्का का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे कोई भी खाद्य फसल का हो, या बागवानी फसल का हो, या सब्जी फसल का, हम सिंचाई करते हैं क्योंकि उसकी जरूरत है। बिना सिंचाई का हम उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो जब हम सिंचाई करने के लिए जाते हैं, और ये भी हमारा अनुसंधान किया हुआ है कि जो किसान हमारे जल को उपयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल से करते हैं या कीमत से करते हैं, अगर 100 रुपया खर्च करते हैं अपने सिंचाई पर, अपने खेतों में किसी भी फसल के लिए, तो मेरा अनुसंधान किया हुआ है, वैज्ञानिकों का अनुसंधान किया गया है, उसमें से मात्र 40 रुपये का ही पौधा उपयोग करता है। मतलब हमारा उपयोगी जल जो 100 रुपये खर्च किए, उसमें से मात्र 40 रुपये का ही पौधा उपयोग करता है, उससे फूल देता है, फल देता है, उससे उत्पादन होती है, वो हम घर तक लाते हैं। तो 100 रुपया में हम 60 रुपया क्या कर रहे हैं, कहाँ चला जा रहा है? कोई आगे बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपका ध्यान इधर नहीं है। 100 रुपया का आप खर्च करते हैं पानी पटाने में, आपकी भाषा में मैं आ रहा हूँ, तो उसमें से 60 रुपया बर्बाद हो जाता है, 40 रुपया का ही पौधा उपयोग कर पाता है, ये 60 रुपया कहाँ चला जाता है? अरे तो ये मानिए कि 60 रुपया बर्बाद होता है, वो नीच हो जाता है। जैसे कहे कि पानी नीचे में धीरे धीरे चला जाता है, नीचे में कुछ पानी उड़ जाता है और कुछ पानी केवल पी पाता है। जैसे हम आपसे एग्जाम्पल बोलते हैं, आप मानव हैं, आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, आपको अगर दिन में आप कितना पानी पीते हैं दिन भर में? अमूमन 3 लीटर मान के चलते हैं। अगर 3 दिन का पानी 9 लीटर एक बाल्टी में लेके अगर एक समय आपको हम पिला दें, क्या करेंगे? पिएंगे? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? थोड़ा थोड़ा पीने का है, पीना उतना ही है। देखिए वो बोल रहे थोड़ा थोड़ा पीना है, मतलब 3 दिन का पानी आप एक पैक में नहीं पी सकते। तो क्या पौधा समझते हैं कि 15 दिन का पानी 1 दिन में पी ले, या 1 महीना का पानी 2 दिन में पी ले? अगर आपको हम जबरदस्ती पिलाना चाहेंगे तो क्या करिएगा? वोमिटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो पौधा को क्या होगा? कुछ नहीं, पौधा को कुछ होगा? बोलिए थोड़ा जोर से, आप बोलिए, आपकी बात को समझेंगे, हमारी बात को नहीं समझेंगे। कोई कहते हैं पीलापन आ जाएगा, कोई गल जाएगा, कोई ये भी बोलिए ना कि वोमिटिंग भी कर देगा, जिसको आप एहसास भी नहीं करेंगे कि उसमें कुछ हुआ। उसमें भी वही बात होती है जो आपके साथ लगा है। आप भी 3 दिन का मात्र पानी नहीं पी सकते हैं, उसको 30 दिन का पानी एक दिन पिला के चाहते हैं कि हम सिंचाई करिए, मेरा काम खत्म हो गया, ज्यादा दे दो ना पानी। सिंचाई खेतों में इतना पटा दो कि वो 1 महीना उसको पानी की जरूरत न पड़े। क्या ये उचित है? बोलिए, एक मुझसे बोलिएगा तब समझेंगे उचित है या नहीं है। अगर नहीं बोलिएगा तो समझेंगे कि नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बात को, ऐसे नहीं है उचित ना। तो आप क्या करते हैं खेतों में जाके? खेतों का सिंचाई करते हैं, पौधों का सिंचाई नहीं करते हैं। जैसे हम 9 लीटर पानी आप नहीं पीते हैं, फिर भी हम स्नान करा देंगे, आपको ऊपर से माथा पर डाल देंगे, तो आप पी लीजिएगा? नहीं, हम जबरदस्ती पिलाएंगे आपको 9 लीटर एक बार में, नहीं पीजिएगा। नहीं होगा तो हम आपके देह पर डाल देंगे, शरीर पर डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खेतों में भी यही बात होती है कि आप खेतों में जाते हैं जब सिंचाई करने के लिए, जब खेतों में आप जाते हैं सिंचाई करने के लिए, तो हमको सिंचाई किसका करना है?
पौधा को। और आप करते हैं किसका सिंचाई? खेत का। दोनों में फर्क है। आप इस बात को समझ जाइएगा तो हमारा आना सफल माना जाएगा कि आप हमेशा खेतों की सिंचाई करता है, पौधों की सिंचाई नहीं करते हैं। और हमारी बात कहना है कि नहीं, आप पौधों की सिंचाई करें, उन्हें जरूरत जब पड़े उसी तरह से करें, उतना ही मात्रा में करें, और नहीं तो पौधा का बढ़वार भी रुक जाएगा, उसकी उत्पादन क्षमता भी ह्रास हो जाएगी और अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी नहीं होगा। और पहले ही कह दिए थे कि 100 रुपये का पानी आप गिराते हैं खेतों में तो 60 रुपये तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। आज खेती में मुनाफा घटता जा रहा है या नहीं? घटता जा रहा है। जिस तरह से लागत मूल्य जिस तरह से बढ़ रही है, लागत मूल्य ज्यादा हो रहा है, इसके कारण से मुनाफा घटता जा रहा है। तो लागत मूल्य कैसे आप बढ़ा रहे हैं? आप बढ़ाने के लिए आप भी दोषी है ना, हम भी दोषी है। लागत मूल्य इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम 60 रुपये का चीज को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। हमको उसको जरूरत है 40 रुपये ही देना, हम 60 रुपये दे रहे हैं। तो ये तो अब नहीं करना चाहिए। क्या बोलिए, इस बात को आप लोग सतर्कता के साथ इस बातों को अनुसरण करेंगे या नहीं करेंगे, या करना चाहिए? कुछ नहीं बोल रहे हैं, लगता है उपादान करने पर ध्यान है। स्प्रिंकलर सेट लगाते हैं। नहीं, वितरण वाले पर ज्यादा ध्यान रहता है, ज्ञान वाले पर ध्यान नहीं होती है ज्यादा। ज्ञान दीजिएगा, वो ज्ञान कहता है कि नॉलेज इज द पावर। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है, वही आगे है। छोटे छोटे चीजों पर आश्रित होकर अपने आप को डिपेंडेंट बनाने की प्रवृत्ति को हमको त्याग देना चाहिए। हमें अपने मनोबल से, हमें अपने आत्मबल से आगे बढ़ना चाहिए। और ये भी एक ज्ञान है, छोटा सा ही है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन आप किस तरह से अपनी लागत को बढ़ाते हैं इसका एहसास करने की जरूरत है। उसी प्रकार से कभी आप खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, आप तो खेतों में करते ही करते हैं, बिना खाद उर्वरक का उत्पादन होता नहीं है। खाद उर्वरक में भी कहा गया है। अच्छा ये बताइए कि DAP, यूरिया, पोटाश जो डालते हैं, कभी पौधा वो खाता है, देता है या नहीं लेता है? लेता है। जो यूरिया डालते हैं वो खाता है ना। कोई आदमी बोलिए, जब तक बोलिएगा नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यूरिया डालते हैं कि नहीं, उसे क्यों डालते हैं? एक आदमी बोलिए, खराब है बोलिए। कभी को पूरा करने के लिए डालते हैं। तो नाइट्रोजन क्यों डालते हैं? नाइट्रोजन या यूरिया या DAP क्यों डालते हैं? जोर से बोलिए। विकास के लिए, विकास, आपकी भाषा में विकास के लिए, ठीक कहा इन्होंने कि विकास के लिए। इसका मतलब वो आपका विकास कैसे होता है? आपका विकास कैसे होता है? भोजन करते हैं तो आपका विकास हुआ। पौधा भी भोजन करता है तो उसका विकास होता है। यही मान के चले कि आप खाते हैं तो आपका विकास होता है, पौधा भी कुछ खाता है तो उसका विकास होता है। ठीक, हमारा यही कहना है। आप उसको ऐसे बोलिए तो लोग समझ नहीं पाएंगे, तो वो खाता है। पौधा वो नाइट्रोजन, यूरिया या DAP या पोटाश जो डालते हैं वो खाता है तो उसका विकास होता है। ये इस बात में तो कोई आपत्ति नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि वो पौधा वो खाता नहीं है। जो भी DAP डालते हैं, जो भी यूरिया डालते हैं, जो भी पोटाश डालते हैं, नहीं खाता है। बड़ा उल्टा लग रहा होगा। अरे हिम्मत करके बोलिए कि नहीं खाता कैसे है? हरा कैसे हो जाता है? कैसे फूल आ जाता है? कैसे फल आ जाता है? अरे बोलना चाहिए ना। अरे कभी कभी आदमी को लड़ने की प्रवृत्ति भी होना चाहिए। आप बोल रहे हैं, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। हम तो कहें कि आप कहें कि खाता है, हम कहते हैं कि नहीं खाता है। अब बताइए। हाँ, चमक के बोल रहे हैं, खाता है, हम कहते हैं नहीं खाता है। तो
आदमी आज ये वार्तालाप होगा तब दूसरे लोग भी समझेंगे कि खाता है कि नहीं खाता है। आप कहे कि खाता है, हम कहते हैं कि नहीं खाता है। जो भी डीएपी डालते हैं, जो भी यूरिया डालते हैं, कहता है कि 16 तत्व कम से कम 16 तत्व है जो पौधों के जीवन चक्र चलाने के लिए जरूरत होता है। उसमें से कहा जाता है कि अगर एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाए धरती में या जमीन में तो पौधा अपना जीवन चक्र सही ढंग से नहीं चला पाएगा। और जो कुछ भी अगर 15 तत्व डालते हैं, एक तत्व नहीं डाले हैं तो वो 15 तत्व का भी उपयोग करने में वो सक्षम नहीं है। 16 चक्र मिनिमम चाहिए, मिनिमम कम से कम। हाँ, मान लीजिए 17 ही तत्व है, आ गया है तो उसको आने दीजिए। हम तो 16-17 की बात करते हैं। वो कहता है कि कम से कम चाहिए। और हम किसान सब लोग 2-4 तत्व ही डालते हैं। कोई नाइट्रोजन डालते हैं, कोई यूरिया डालते हैं, कोई डीएपी डालते हैं, कोई जिंक भी डाल दे रहे हैं। धान की खेती बहुत सारी फसल, जैसे आपकी पसंद अलग अलग होती है, आपकी चाहत या टेस्ट अलग अलग होता है, वैसे पौधों में भी होता है। सब पौधे की चाहत, टेस्ट, फ्लेवर अलग अलग होता है। उसी अनुसार किसी की ज़्यादा मात्रा देती है, किसी का कम देता है। तो ये होता है। तो 17 तत्व में एक भी तत्व की कमी हो जाती है, 16 तत्व डालने के बावजूद भी पौधा उस तत्व को नहीं देता है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ है कि वो 16-17 तत्व भी अगर आप डाल देते हैं, पौधा जाएगा, खाता नहीं, क्योंकि खाने का मैकेनिज्म सिस्टम उसके पास नहीं है। जो आप डालते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप घर में खाना खाते हो या कि नहीं? घर में क्या खाते हैं? आप भी बोलिए, आप थोड़ा बाकी लोग तो बोल नहीं पा रहे, सुन रहे हैं। भात, रोटी, सब्जी, दाल और सलाद, बहुत आइटम खा रहे हैं। ठीक है, नहीं भी खा रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग नहीं खाइएगा। अगर आपको थाली में आपकी पत्नी चावल खाते हैं, चावल के बदले धान रख दे 250 ग्राम, सब्जी खाते हैं, अगर आपकी पत्नी सब्जी के बदले आलू का सब्जी खाते हैं तो आलू 500 रख दे थाली में, अरहर रख दे 100 ग्राम, नमक रख दे साइड में, हल्दी, सारा चीज़ आइटम रख दे। और रोटी भी खाते होंगे, गेहूँ 200 ग्राम रख दे और थाली में ला के रख दे आपके सामने में, और कहे कि अभी खा लीजिए, हमको 2 दिन के लिए बाहर जाना है, नैहर जाना है। आप क्या कीजिएगा? खाइएगा वो सब? या तो उसको पिटाई लग जाएगा या उसको नैहर जाने के लिए मना कर दिया जाएगा, न तो डर काट के उसको भगा दिया जाएगा कि तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल हम कर देते हैं। खाइएगा नहीं खाइएगा, उसी से वही चीज खा रहे हैं आप। अरे उसी से चीज बना हुआ खा रहे हैं, खाते तो वही चीज सब है ना। आप बोले कि हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, थोड़ा सा ये खाए, तो वही चीज तो लाके आपके थाली में रख दिया गया है। खाइएगा? कोई आदमी खाने वाले हैं इसमें से? अगर यही आइटम आपके थाली में रख दिया जाए तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। कुछ लोग नहीं बोले, इसका मतलब खाएंगे। हाँ तो खाइएगा, कितने लोग खाएंगे? कितने लोग नहीं खाएंगे? तो हाथ उठाइए। कितने लोग नहीं खाएंगे? सब लोग नहीं खाएंगे। नहीं, अभी भी बहुत लोग तो खाए हुए, बहुत लोग अभी तक नहीं खाए, सब तो खाएंगे। और महिलाएं को तो खाने की जरूरत नहीं है, उनको अच्छा ही अच्छा हो जाएगा कि बने अपने घर में परिवार में सब सदस्य को ऐसे ही डाल के रख देंगे, गेहूँ निकालेंगे, थोड़ा धान निकालेंगे, थोड़ा नमक मिला देंगे, उसमें दे देंगे थाली में। कहने का मतलब आप नहीं खाएंगे। लेकिन उसी चीज को गेहूं से आटा बना दिया जाता है, आटा को दूध दिया जाता है, दूध की रोटी बना दिया जाता है, रोटी बना के सेक दिया जाता है और तब आपके थाली में दिया जाता है तो खाते हैं। ध्यान में वही
सब्जी में भी वही। कहने का मतलब उसको कई रूप में परिवर्तित करते हैं, तब आप खाते हैं। और इसमें परिवर्तित करने के लिए आपके घरों में आपकी बेटी है, आपकी पत्नियां हैं, आपकी माँ है, आपकी बहन है, कोई भैंसिया है, कोई रसोईया है जो बनाता है, तब हम खाते हैं। शायद पौधा के लिए भी यही बात है। आप अगर DAP डालते हैं, आप पोटाश डालते हैं, आप यूरिया डालते हैं, तो पौधा नहीं देता है। जब तक कि इस खाद को परिवर्तित न कर दिया जाए किसी दूसरे रूप में, जैसे आपके खाने को परिवर्तित कर दिया गया है, तब आप खाते हैं, वैसे पौधा भी वही काम करता है। आप यूरिया डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खाने का उसका है ही नहीं, वो खा ही नहीं सकता, उसके पास मैकेनिज्म ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। आपके घरों में रसोईया है, उसको बनाता है तब खाते हैं। उसके हमारे जमीन में भी कोई रसोईया है जिसको बनाता है तब वो खाता है। तो बतलाइए। और कहा जाता है कि खाद उर्वरक के भी प्रयोग करने में हमारे किसान कितने असावधान हो गए हैं कि वो अगर 100 रुपए का खाद डालते हैं खेतों में, तो मुश्किल से 45 से 50 रुपए का ही खाद का उपयोग कर पाता है पौधा, बाकी 50 से 55 रुपया बर्बाद हो जाता है। यहाँ भी लागत बढ़ा रहे हैं। इस खाद उर्वरक के कारण कितनी परेशानियां हैं, प्रदूषण कैसे फैला, वो तो अलग बात है, लेकिन आप अपनी लागत को बढ़ा दे रहे हैं। मुश्किल से 45 से 50 रुपया खाता है, और वो भी तब खाता है जब उसको कोई रसोईया आके उसका भोजन बनाने के रूप में परिवर्तित करता है, तभी ये कार्य होता है। तो आप बताइए कि वो रसोईया कौन सा है? एकदम सही बात है। इसमें ज़्यादा फोकस कर दीजिए, क्योंकि मक्का भी आ गया है, अभी खरीफ में बिना खरीफ में मक्का लगाने की रास्ते नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बीज आ गया है, सरकार के वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं, तो हम लोग करनी है नीचे हम लोग बड़ी प्रेशर और किसान से कहा जाता है जो हम 50,000 का उपज करके मकई जो लगाएंगे, तो हम लोगों को जबरदस्ती है, जब अपने किसान को देना है हाइब्रिड बीज आया, तो किसान से जरा आदान प्रदान। देखिए समस्या क्या हो रही है, हम सारी चीजें इनकी समस्या को ही मद्देनजर बातें को रख रहे हैं। हम शुरू में भी बात को चर्चा किए थे, लेकिन हल्के में चर्चा करके निकल रहे थे कि किस तरह से परिस्थितियां बदल रही है। हम अपनी बात को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चीजों को बताते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सुनिए भाई साहब, आप इधर ध्यान रखिए, आप ही खाना नहीं खा रहे थे, तो वो रसोईया जमीन में कौन सा है जो उस रूप में परिवर्तन करता है तब पौधा लेता है? बहुत सारे जीव है, कोई केचुआ बोले, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते, देख नहीं पाते। कहा जाता है उस खेत की शक्ति ज्यादा है जिसमें ये सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा है, उसकी शक्ति ज्यादा माना जाता है। आपकी भाषा में हम उर्वरा शक्ति कहते हैं, आप शक्ति कहते हैं, ये शक्ति वाला जमीन है, ताकत ज्यादा है इसमें। ताकत इसमें जमीन ज्यादा है जहाँ ये सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा है। और ये सूक्ष्म जीवाणु कितना हमारे लिए उपयोगी है इसका एहसास कर लीजिए कि जिस खेत में कितना भी यूरिया डाल दीजिए, पोटाश डाल दीजिए, ये सूक्ष्म जीवाणु नहीं रहे तो उसका उपयोग नहीं होगा और उस खेत की ताकत नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं, और सूक्ष्म जीवाणु का भोजन क्या है? उस सूक्ष्म जीवाणु का भोजन क्या
कार्बनिक पदार्थ, सही बात है, वो सूक्ष्म भोजन, सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है कार्बनिक पदार्थ। कार्बन, कार्बनिक मतलब साग, पत्तियां, कंपोस्ट, जो भी पत्तियां हैं, वर्मी कंपोस्ट, मतलब जिस खेत में अगर खाद डालते हैं उसमें कंपोस्ट भी डालना आपके लिए लाजमी है, जरूरी है। वो नहीं डालेंगे तो उस खेत की उर्वरा शक्ति कभी नहीं बनी रहेगी। इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग हर खेत में चाहते हैं कि कंपोस्ट जरूर डालें। वो कंपोस्ट अगर नहीं डालेंगे खेत की उर्वरा शक्ति आपकी अच्छी नहीं होगी। और उसका बोलना यही कार्बन है, सूक्ष्म जीवाणु। एक कार्बन जितना ज्यादा मिलेगा वो तेजी से अपना जनसंख्या बढ़ाएगा और उतनी तेजी से जो खाद डालते हैं रासायनिक खाद उसको प्रवर्तित करेगा। आज हम सब लोगों के लिए सरकार के स्तर से 2-3 बातों के लिए हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है, वितरण करने के लिए जवाबदेही मिलती है कि हम किसान को कैसे मुखातिब करें। इन सब बातों को सोचने के लिए हम अब खेतों में केवल रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, गोबर का खाद नहीं प्रयोग करते हैं। प्राय किसान ऐसा कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस चीज से आपको हटने की जरूरत है। और जिस तरह से वर्षा नहीं हो रही है तो हमें दूसरे अनाजों पर भी आना पड़ेगा। दूसरे अनाजों में मोटे अनाज की बात कर रहे हैं। मोटे अनाज में एक मक्का भी अनाज है, श्री अनाज है, सामा है, कौनी है, ज्वार है, बाजरा है। ये सब पुराने जमाने में होते रहे थे और आज उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप उत्पादन करते हैं तो खरीदने के लिए लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये अमीरों का भोजन हो गया है। अमीरों का भोजन, क्योंकि ये गरीबों के लिए अब जैसे रागी कहते हैं, रागी में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। आज हम कैल्शियम की गोली खा रहे हैं खरीद के। आप लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन जितने सारे लोग हैं, जितने मेरी माँ बहन हैं, सब कैल्शियम का गोली खाते हैं। उसमें कैल्शियम कम गया है हमारे शरीर में। हमारे गिरते हैं, अगर हम इस उम्र में गिर जाएं तो मेरी हड्डी टूट जाएगी। हाँ, जो हमारे यहाँ होते रहे, सरकार इसके लिए लगाने के लिए बीज उपलब्ध करा रही है। और ये मौसम अभी वर्षा का समय है, लेकिन अगर वर्षा ना हो तो क्या करें? किसी परिस्थितियों के लिए ये अनाज है, प्रकृति में जो बदलाव हो रहा है ये अनाज है। इसकी स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। अब मक्का है, मक्का के देखिए, जैसे मक्का की बात करते हैं, मक्का आज क्या हो गया? सबसे ज्यादा कमर्शियल उपयोग होने वाला कोई अनाज है, कमर्शियली इंडस्ट्री में अगर उपयोग किया जाता है तो वो मक्का है। कहा जाता है कि इससे 130 प्रकार के पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। अब अनाज, ये मक्का हम खाने के लिए नहीं उपलब्ध है, ये इंडस्ट्री में चली जा रही है। कितना ज्यादा, आपके मुजफ्फरपुर में ही, मोतीपुर में ही एक कारखाना खुल रहा है इथेनॉल बनाने का। वो इथेनॉल से अब हमारी गाड़ी चलेगी। भोजन गांव घरों में भी मक्का का आटा नहीं मिल पा रहा है, ये भी देखते होंगे। पहले हम मक्का ही खाते थे, गेहूं नहीं मिलता था, हम गरीब थे, घरों में चावल नहीं बन पाता था, हम मक्का खाते थे, कौनी खाते थे, ज्वार खाते थे, बाजरा खाते थे, मक्का का चावल खाते थे, याद होगा। लेकिन अब मक्का का आटा, मक्का के आटा, हमारे ग्रामीण महिलाएं बैठी हुई है, कितने घरों में मक्का का आटा होगा? हाथ उठाएंगे या खाते होंगे? कोई आदमी है जिसका मक्का का आटा आपके घरों में उपलब्ध हो? तो मक्का की कीमत इधर आज के देश में हम नहीं कर सकते हैं। मक्का की कीमत ज्यादा है, उत्पादन भी ज्यादा है, उत्पादकता भी ज्यादा है, मुनाफा भी ज्यादा है, लेकिन हम उसकी ओर नहीं जा पा रहे हैं।
तो हमें उसकी ओर जाना है। और आप अगर सतर्क नहीं होंगे, हम आपको आगाह कर रहे हैं। प्रकृति जो बदलाव कर रही है, सरकार इसके लिए सतर्क है। ये सरकार आपको सतर्क कर रही है कि आप इसकी ओर से मुखातिब हों। नहीं होंगे तो आपकी जमीन पर उपजा नहीं दे पाएंगे, जिस तरह से प्रकृति में बदलाव हो रहा है। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप इसके साथ साथ आज यहाँ से समय के अनुसार आपको मार्केटिंग उपलब्ध होगा। जितने भी श्री अनाज हैं या मक्का के अनाज, मक्का का उत्पादन हो रहा है, यहाँ मक्का नहीं होता है क्या? बहुत होता है मक्का। अभी कम होगा। हालांकि मक्का तीनों फसलों तीनों सीजन में लिया जाता है। आप जरूरत हो जिस समय आपके पास उपलब्ध हो, मक्का की खेती जरूर करें। अगर नीलगाय का प्रॉब्लम ना हो, कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है। हमारे बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया इत्यादि क्षेत्रों में मक्का बहुत बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। कोई भी किसान दूसरे अनाजों का खेती नहीं करते हैं, मक्का का खेती करते हैं। मक्का के लिए जाने जाते हैं। और मक्का की क्या उपयोगिता है तो बता दिए कि 130 प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। फेविस्टिक जो बनाते हैं वो भी उसी से बनता है। पेट्रोल के रूप में हम इस्तेमाल करने लगे। पोल्ट्री के लिए उपयोग करते हैं लोग, मुर्गी के लिए मैंने उससे मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। मैंने कहा कि कई तरह की चीजें उससे तैयार किया जाता है और कीमत भी गेहूं की अपेक्षा ज्यादा होता है। हम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि आज के डेट में रेट क्या है, लेकिन आने वाला समय आपको उसकी ज्यादा कीमत मिलेगी और उसमें बहुत ज्यादा रिस्क कवर करने की भी, प्रकृति से लड़ने की भी क्षमता होती है। मक्के में दूसरे फसलों में नहीं होती है। तो ये चीज होता है। हम चाहेंगे कि आप धीरे धीरे प्रखंड कृषि कार्यालय से इसका बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा, इसका उपयोग करें आप अपने छोटे से भाग पर। और हम ये तो कहेंगे कि पहली बार जैसे आप दूध पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, उसी तरह से गुणवत्ता से परिपूर्ण ये श्री अनाज है। बहुत पौष्टिकता से भरा हुआ चीज है। कई मिनरल्स होते हैं उसमें, विटामिन होते हैं, ये सारा चीज उसमें उपलब्ध होता है। तो आप अपने उपयोग के लिए भी तो कम से कम इतना खेती करें छोटे से भाग पर, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके और सरकार आपके सहयोग करने के लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ अभी जो मौसम चल रहा है, आने वाले समय में मानसून का भी आगमन हो जाएगा बिहार जैसे प्रदेश में। तो हम थोड़ी सी बगीचा की भी बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो भी जमीन है उस जमीन के छोटे से भाग पर बगीचा भी लगाएं। नहीं तो कम से कम पोषक वाटिका के रूप में अपने घर के आसपास कई फलों का उपयोग कर सकते हैं। कई फल के पौधों को एक एक पौधा ही लगा सकते हैं। कहा जाता है कि जैसे एक केला का ही, अगर एक केला आप लगा लेते हैं अपने घरों के आसपास, एक पपीता का पेड़ लगा लेते हैं, एक आम का पेड़ लगा लेते हैं, एक लीची का पेड़ लगा लेते हैं, आपके लिए फायदा ही फायदा है। लेकिन हम जब अगर व्यावसायिक स्तर पर खेती करने के लिए जाते हैं कि हमको कमर्शियली करना है, तो उस करने के लिए बगीचा लगाने का भी समय आ गया है। हम लोग गलतियां वहां पर क्या कर बैठते हैं, अगर बगीचा लगाना हो अपने खेतों में, चाहे लीची का हो, चाहे आम का हो, चाहे अन्य पपीता का ही हो, बैर का हो, बेल का हो, तो हम एकाएक आते हैं, पौधा लाए और खेत में जाके लगा दिए। ये लगाने का तरीका नहीं है, ये वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। लगाने से पहले हम तैयारी करते हैं, खेतों की तैयारी करते हैं, गड्ढों की तैयारी करते हैं। गड्ढे की तैयारी क्या करते हैं भाई? अगर आम का पौधा लगाना हो या लीची का पौधा लगाना, कोई किसान उस रूप में तैयारी नहीं करते हैं कि हमको आम लगाना है। आम कैसे लगाए जाए? तो गड्ढा बनाते हैं। कब गड्ढा बनाया जाए? तो ऑप्टिमम टाइम तो उसका है मार्च अप्रैल। लेकिन आज के डेट में भी जैसे मानसून नहीं आया है, आज के तिथि में भी आप गड्ढे की खुदाई कर सकते हैं।
गड्ढे की खुदाई करने में हमेशा पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधा से पौधा की दूरी उस पौधे के किस्म और फसल के अनुसार करना चाहिए। जैसे आम और लीची का लगाने के लिए जाते हैं तो हम समझते हैं आपकी जागरूकता। हम जब किसान को खेत पर एक प्रबंधन जाते हैं सत्यापन करते तो वहाँ कहा जाता है 90% पौधा उसको अनुदान लेने के लिए हम यहाँ लगाते हैं बड़े पेड़ के हम रूप में लगाते हैं जिससे हमें लकड़ी से पैसा होता है, फल में हमको पैसा होता है। हम खुद छोटा आम का पौधा अपने घर पर लगाए हुए हैं, वह टिकाऊ के लिए पौधा है, नहीं तो बिगा बिगा के लगाता है सर। और सरकार उसको हमारे वैज्ञानिक लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं अपने इलाके, क्योंकि वैज्ञानिक इसमें फायदा देख रहे हैं। वैज्ञानिक को फायदा देख तो रहे हैं। अब किसान मोटिवेट नहीं हो रहा है, हम तो कहेंगे कि जिसमें फायदा हो वो काम करो। हम तो अनुसंधान करके बता रहे हैं लेकिन किसान नहीं लगा रहे हैं। आप अनुसंधान करेंगे, हमारे पास सरकार का कितना कृषि फॉर्म है, जरा 2 बीघा एक फॉर्म पर छोटी बागवानी लग जाए ना। हम किसान को कहाँ विजिट कराएंगे? एक मिनट सर, हम किसान को कहाँ विजिट कराएंगे? जो ये 2 बीघा का छोटे पौधे का सघन बागवानी आम है, जरा चलिए देख लीजिए। हम देख रहे हैं जो अभी औराई में हुआ है, 2.5 बीघा लगाए हुए थे शाही जी, पेड़ को कटवा दिया, 4 साल 6 साल 8 साल में पेड़ कट गया, फिर लोग बड़ा पौधा लगा रहा है ना। हम पेपर भरेगा तो किसान का हम अनुशंसा करेंगे। एक मिनट सर, हम आपको किसान आवेदन करेगा, हम उसका अनुशंसा नहीं करेंगे तो वो पेड़ 100 तो लगाएगा नहीं, 80 पेड़ एक एक आदमी नहीं लगाएगा, हम अनुशंसा नहीं करेंगे। कि क्या मतलब है योजना का? ये कृषि वैज्ञानिक हमारे जो अनुशंसा करते हैं सर, हमें कर्मी के नाते बोल रहे हैं, किसान के तरफ से। मुकेश जी इनकी काम है मेरी बात सुनने की बात है, इनका काम है जानकारी देना। आप जो बातें कर रहे हो प्रशासनिक बातें कर रहे हो, अनुदान देना इनका काम नहीं है। हम ये नहीं कर रहे हैं सर, ये वैज्ञानिक है, ये अनुशंसा है जहाँ से बड़े मुकेश जी वहाँ के लिए हम बात कर रहे हैं। आप मुकेश जी बात समझने की बात करें, ये प्रशासनिक बात है। इनका काम है सिर्फ जानकारी देना, अनुदान देना ना देना एक प्रशासन की बात है, प्रश्न से गलत है। हो गया ना, आपकी बात हो गई गलत ना। आप राजीव बाबू अनुदान देना थोड़ी बात बताओ। ठीक है सर, बोलिए आप। देखिए जो भी लोग हैं हमारे कृषि, आप क्या हैं? कृषि समन्वय था। क्या है आप? किस पद पर? कोऑर्डिनेटर, हॉर्टिकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं। इनको समस्या होती है, हिसाब नहीं करना चाहता, हो सकता है समस्याएं लिमिटेशन हो सकती है। इसके मतलब हमारी जो अनुसंधान है या हमारी जो नीति है वो गलत हो जाएगा, हम इसको मानने के लिए नहीं तैयार हो गए। हम कैसे वो उत्पादन ज्यादा दे देता है, हम किसान नहीं करते हैं, ये एक अलग बात है। हमारी परिस्थितियां उस अनुकूल नहीं है, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन हम अनुशंसा न करें, सही बात ना बताएं, ये नहीं हो सकता है। हम वो बात करेंगे। हाँ, हमारे पास लिमिटेशन होते हैं, समस्याएं होती है, किसान हमारे जागरूक नहीं हो पाते, किसान करने में उत्सुकता नहीं दिखाते, स्वाभाविक है। किसान नहीं करेंगे, हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, हम उनको जागरूक करेंगे, उनको फायदे के विषय में बतलाएंगे। हो सकता है धीरे धीरे वक्त बदलता है, वो भी बदलेंगे, हमको भी बदलना होगा। और हो सकता है आने वाले समय में हम इससे भी अच्छा अनुसंधान करके दें, उनके लिए फायदेमंद हो। कल तक जब हमारा देश की स्वतंत्रता मिली थी 1947-48 में, हमारे पास मात्र 52 मिलियन टन का अनाज उत्पादन होता था। आज बदलाएं कितना हो रहा है? 250-260 मिलियन टन। जमीन घट गई लेकिन उत्पादकता बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गई, परिस्थितियां बदली, हम बदल रहे हैं। हम नए नए अनुसंधान करेंगे, हम आपको बतलाएंगे कि इससे ये फायदा हो सकते हैं। हाई डेंसिटी की इन्होंने बात कहा, अरे नहीं लगाने किसान तैयार है, उनकी समस्या है, परिस्थिति की समस्या है, वो जागरूक नहीं हो पा रहे। हम में कुछ कमी होगा कि हम इस बात को उनको नहीं बता पाते हैं या कन्विंस करने में असक्षम हो जाते हैं। लेकिन फायदेमंद है या नहीं है? अनुदान की बात को छोड़िए, अनुदान एक अलग बात है। अनुदान तो इसलिए दिया जाता है कि किसान हमारे प्रोत्साहित हो, वो आगे आए, लेकिन हमने उसमें कोई कमी होगा तो उसकी हम भरपाई
सफाई करेंगे, उसको हम दूर करेंगे। ये नहीं कि हम उस नीति को ही बदल लें। आज देखिए किसान को मैं बहुत मुखातिब करता हूं, किसान को कहते हैं कि नाइट्रोजन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा न करें। मान रहे हैं? ये मान रहे हैं किसान? नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। लेकिन हम तो यहाँ से बोलना तो बंद नहीं करेंगे ना, हम तो अपनी बात को रखेंगे ही। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो परिस्थितियां और वक्त आपको मानने के लिए मजबूर कर देगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि हम इतना नाइट्रोजन की उपयोग ज्यादा न करें। बगीचा की बात करते हैं, हम हाई डेंसिटी की बात नहीं करते हैं कि हाई डेंसिटी में ही लगाओ, लेकिन बगीचा तो लगाओ। बगीचे में तो फायदे हैं। हाँ, उसमें जो कुछ जागरूक किसान होंगे निश्चित रूप से हाई डेंसिटी की भी प्लांटिंग करेंगे, उसको भी लगाएंगे। एक दो किसान ही है, वही उसके लिए अन्य लोगों का मार्गदर्शन बनेगा। हम कहते हैं कि एक गेहूं लगाते हैं 1 हेक्टेयर में, और 1 हेक्टेयर में हम लगाते हैं अगर कोई फल वाली खेती, फल की खेती लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में गेहूं कितना उत्पादन देता है? मात्र 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देता होगा। लेकिन अगर एक आम की खेती करते हैं या लीची की खेती करते हैं, उसमें उत्पादन कितना होता है? कम से कम 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो 30 क्विंटल ज्यादा महंगा होगा कि 125 क्विंटल ज्यादा महंगा होगा? बोलिए, फायदा किसमें ज्यादा होगा? फल वाले में। एनर्जी किसमें ज्यादा मिलेगा? 1 केजी गेहूं खाने में ज्यादा मिलेगा एनर्जी, 1 केजी केला खाने में ज्यादा एनर्जी मिलेगा? केला एनर्जी भी ज्यादा मिलेगा, उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा, उत्पादकता भी ज्यादा होगा, मुनाफा भी ज्यादा होगा। तो हम इसलिए कहें कि हम बगीचा की खेती न करें, करना चाहिए। और आप लोग धीरे धीरे आएंगे भी, और आपके गांव में, ग्राम में वो व्यक्ति जो बाहर रह रहे हो, वो व्यक्ति जो खेती में उतना इंटेंसिव नहीं जा रहे हैं, वो तो आज बगीचा ही लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें फायदा भी है और मुनाफा भी है। तो इसकी भी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि अपने ही भूभाग में से छोटे से भाग में सब्जी की खेती करें, उद्यानिक फसलों की खेती करें। हम बदल नहीं रहे हैं, अपने आप को बदलाव करना होगा। जिस तरह से प्रकृति में बदलाव हो रहा है, आपको बदलना ही पड़ेगा। और नई नई टेक्नोलॉजी देखिए, हम प्रचुर मात्रा में मेरे पास जल है, प्रचुर मात्रा में मेरे पास अच्छे उर्वरा शक्ति वाली जमीन है। आप एक देश नाम सुने होंगे, इजराइल। एक छोटा सा देश है, हमारे बिहार में 2 इजराइल मिल जाएगा, इतनी छोटी है। लेकिन वर्ल्ड के पैमाना पे वहाँ पानी नहीं है, उस इजराइल में पानी नहीं है, लेकिन कृषि का कार्य पूरे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। आदमी का विकल्प देता है। जब परिस्थितियां आती है ना, आप अगर कठिन दौर से गुजरेंगे तो उसका भी रास्ता निकलता है। और हम कृषि के क्षेत्र में कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हम भविष्य को आगाह करना चाह रहे हैं कि आने वाला भविष्य इतना उत्तम नहीं रहेगा जितना आज है। कल आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजों पर आप ध्यान दें, और हम आपसे इस मंच के माध्यम से 2-3 बातों को ही रखे हैं। उस बात को आप सिरे से अगर पालन करेंगे तो आपको फायदा होगा। एक कि सिंचाई जो करते हैं, खेतों का सिंचाई ना करें, जल पौधों का सिंचाई करें। उर्वरा शक्ति रासायनिक खाद उर्वरक का जो प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग के साथ साथ आप कंपोस्ट, हरी खाद इत्यादि का भी उपयोग करें। और कभी भी खेतों में मिट्टी का जांच करा के ही ये काम को करें। तीसरी, हमें जलवायु अनुकूल खेती करने की जरूरत है, जिसमें मोटे अनाज और श्री अनाज की भी बात करनी है। उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति में बदलाव हो रहा है। जब वर्षा होना चाहिए वर्षा नहीं होगा, जब नहीं चाहिए उस समय वर्षा होगा, जिस समय ठंडा चाहिए उस समय गर्मी होगी, जिस समय गर्मी चाहिए उस समय ठंडा होगा।
दिन और रात का टेम्परेचर में अंतर बढ़ता जा रहा है। पहले 2 और 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता था, अभी 5 और 7 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिख रहा है कि रात में टेम्परेचर कुछ और है और दिन में टेम्परेचर कुछ और है। तो ये भी अंतर जो हो रहा है ये बढ़ता जा रहा है, बिगड़ाव होते जा रहा है। इसके अनुसार ही हम अपने फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा और प्राकृतिक खेती भी करनी पड़ेगी थोड़े से भाग में, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, तभी आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, तभी आपकी जलवायु स्वस्थ रहेगी, तभी आपका जमीन स्वस्थ रहेगा, तभी जल स्वस्थ रहेगा। तो ये इन छोटी छोटी बातों पर हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये ध्यान दें और अपने छोटे से भाग में उद्यानिक फसलों की खेती अवश्य करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।